रही हूँ ऑफिस. Then I have my own company as well, which is for not for training right now. I'm not interested in so much trainings, but I am available. I am making good coaches available to people at a reasonable cost. This is coming from the fact that I feel that हर इंसान को कोच की और हेल्प की जरूरत है. दोस्तों, दिस इज बीना समी. माइंड पॉडकास्ट में आप लोग को वेलकम कहती हूँ. आज का पॉडकास्ट इस तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर. नॉट ओनली योर सेल्फ बट फ्रॉम योर सराउंडिंग. आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स. फैमिली से मकसद है आपकी रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड और मे बी विद योर वाइफ. आज की मेरी मेहमान मुनीजा अली NLP मास्टर ट्रेनर है, प्रैक्टिशनर है और बहुत सारे ऐसी खूबियां हैं माशाल्लाह से कि आज वो वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग देती हैं. शी इज इन सऊदी अरब. अस्सलाम वालेकुम मुनीजा अली, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm very good. How are you, Bina? I am good, thank you. And how you feel so far with us in this community podcast? I feel actually honored that I'm part of this objective of yours. This aligns with my objective as well to to raise awareness about things, to educate people, to give them tools, to give them techniques, to give them understanding, to make their life better. This is what I am after, and this is my passion, and it's so great that we share the same vision. जी हाँ, ऐसा ही है कि हम लोग अपना विजन शेयर कर रहे हैं अपने सुनने वालों के लिए. हम उन्हें ये भी एक मैसेज दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा ना सही लेकिन कुछ लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करना सीखें जो वाकई में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं. बिल्कुल, ये भी एक मैसेज है इस प्लेटफॉर्म के जरिए. वो एक हो, वो दो हो, वो पूरी गैदरिंग हो. हम हर वक्त एक ही स्टेट पे तो खैर मैं भी नहीं रहती, हम में से कोई नहीं रहता, लेकिन हम चूज तो कर सकते हैं कि कोई एक टाइम हमारा वैल्यूएबल पीपल हमारे साथ हो. राइट? देखिए, हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वायर्ड फॉर कनेक्शंस. वी कैन नॉट लिव अलोन. वी जस्ट कैन नॉट सर्वाइव अलोन. और ये सिर्फ खाने पीने और चलने फिरने मटेरियल थिंग्स की बात नहीं कि हमें एक दूसरे की जरूरत होती है. हमें इमोशनल सपोर्ट, एजुकेशन, ग्रोथ, इन सब चीजों के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है. सो वी शुड रियलाइज दैट आज के जमाने में जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, जहाँ पे मी एंड यू बहुत ज्यादा हो गया, इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा उठ उठ के सर उठा रही है और किसी तरीके से कम्युनिटी और उसका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो जाता जा रहा है. इस जमाने में बहुत जरूरी है दैट वी हैव पीपल जो हमें पता हो कि यहाँ से हमें ये सपोर्ट मिल सकती है, यहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है, यहाँ से हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. एंड दिस इज वेयर वी कैन लर्न. ये हमें सीधा करेंगे आप. तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं आपका करियर क्या है, क्या आपका क्या आपकी जर्नी है टुवर्ड सक्सेस, प्लीज बताइए. Right now I am in partners with the Successful Minds Institute, which is a training institute in Australia. उसका Saudi wing मैं संभाल रही हूँ ऑफिस. Then I have my own company as well, which is for not for training right now. I'm not interested in so much trainings, but I am available. I am making good coaches available to people at a reasonable cost. This is coming from the fact that I feel that हर इंसान को कोच की और हेल्प की जरूरत है. So how can I make these people available to people who are in need? And अच्छी बात कही, करियर और कोचेस की जरूरत है. आप कहाँ देखेंगी ये मिलेनियल कोचेस और एंटरप्रेन्योर्स को इन फ्यूचर नेक्स्ट 10 years? Yeah, I think this is the process जो आजकल के जमाने में तो people are getting aware, people are opening up to these ideas of कि हाँ yes we need help. अगर हमें कुछ नहीं पता तो we should go to the expert instead of 10 साल गुजारने के बाद जो लेसन लेना है उससे पहले ही उससे पूछ लें जिसको पता है. People are now opening up to this mindset more. The thing is the thing that the place where they face challenges, they don't know where to go and who to ask. Right. And this is the exact platform that I am giving them. Okay, trust me,
मैं अपने, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है और अपने ऊपर यकीन है, the type of work I've done and the clients that I've worked with और results that I've produced, तो मेरी कंपनी के अंदर मैं उनकी अपनी ट्रेनिंग, अपनी कोचिंग, हर उसके इंडिविजुअल के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको विजन देना, उनको स्ट्रक्चर देना, सो दैट everyone produces the same kind of results. And alhamdulillah, I've been blessed. दुआ करें, आप सबकी दुआ की जरूरत है। आमीन इंशाल्लाह ताला। तो क्यों अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप हमारे लिए क्या टॉपिक लेकर आई हैं या आपके क्या कोर है जिसपे आप लोगों को अवेयरनेस देती हैं? देखिए, एज मेरी नीश, या मैं कहूँगा जो मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरा पैशन है इन कोचिंग, विद इन कोचिंग इटसेल्फ, इज रिलेशनशिप्स। राइट। आई फोकस ऑन रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स के अराउंड मेरा मुझे ज्यादा मजा आता है। However, I touch everything, all parts, लेकिन रिलेशनशिप इज वन थिंग which I see के it affects every part of our life, because how I see relationship is that every problem is a relationship problem. Every problem is a relationship problem, right? Because हम हर चीज के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं। We as humans, we are wired कि हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे किसी भी चीज के साथ। ओके, चलिए इससे पहले मैं डिफाइन करती हूँ कि हाउ डू आई डिफाइन रिलेशनशिप। जी हाँ, बताइए। रिलेशनशिप इज व्हेन टू थिंग्स कम टुगेदर एंड देन दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। इन्फ्लुएंस उस पे और उसका इन्फ्लुएंस उस पे पड़ना शुरू हो जाता है, रिगार्डलेस इफ यू नो अबाउट इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। सो जब दो चीजें करीब आती हैं तो ऑटोमेटिकली एक थर्ड एंटिटी क्रिएट हो जाती है, विच इज अनसीन, बट दैट थर्ड एंटिटी इज कॉल्ड रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप जो है, जो एंटिटी थर्ड क्रिएट हुई है, इट इज नॉट यू, इट इज नॉट मी, इट इज अस। एंड इसका जैसे ही ये अस क्रिएट होता है, देन अगर हमारा फोकस मी एंड यू से निकल के अस पे नहीं रहेगा तो अस विल डाई। Right. Us will go away, us will not work, and then we say कि हमारा relationship did not work, हमारा चला नहीं, weak है, I don't know what's happening. The thing that is happening is कि हमने उस relationship के ऊपर वो effort, वो focus और वो नहीं डाला जो हमें डालना चाहिए था। Because जब third entity create हुई है ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है। आप समझ लें, ये बच्चा वो relationship है। क्योंकि जब दोनों माँ और बाप बच्चे की तरफ देखते हैं तो वो अपने से बाहर निकल के उसके ऊपर फोकस करते हैं। वो अपनी माँ अपनी नींद खराब करती है, सैक्रिफाइसेस करती है, भूखी हो बाप उसको खिलाती है, सुलाती है, बीमारी में किड इज द प्रायोरिटी। इसी तरह बाप अपने से बाहर निकल के वो नर्चर करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो उसको कंफर्ट देने की कोशिश करता है, वो प्रोटेक्ट करता है बच्चे के लिए। कुछ भी और कहीं भी और कभी भी दोनों इस माइंडसेट में होते हैं, तभी बच्चा सेफली बढ़ता है, नर्चर करता है, ग्रो करता है, हेल्दी होता है। Right. अगर हम यही सेम मेटाफोर यूज नहीं करेंगे रिलेशनशिप के लिए, अगर बच्चे को वो सब कुछ नहीं मिलेगा, बच्चा बहुत वीक होगा, मैल न्यूट्रिशन होगा, बीमार हो जाएगा, बीमार होके वो उस कंडीशन में आ जाएगा जहां वो दोनों के लिए परेशानी का बायस बनेगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फुलफिलमेंट, देख के उनको प्राउड फील हो और उनको अच्छा लगे कि देखिए हमारा बच्चा फल फूल रहा है और बड़ा हो रहा है और अच्छी बातें कर रहा है और अब ये लर्न किया और अब ये स्किल्स है और ये स्किल्स है। हमें खुशी मिलती है जब हम अपने बच्चों को इस तरह देखते हैं, हमें पता चलता है कि यार एफर्ट काम आ रही है। इसी तरह रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को भी इसी एंगल से ही देखना है हर किसी ने। जब हम नहीं देखते तब रिलेशनशिप सफर करती है, जब हम इग्नोर और निगलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि बहुत मी एंड यू होना शुरू हो जाता है ना, हमें रियलाइज नहीं करते कि हम अब एक रिलेशनशिप में आ गए, हमने एक बॉन्ड बना लिया, एक कनेक्शन बना लिया है और इस कनेक्शन को अब ये जो कनेक्शन बीच में है ये इन्फ्लुएंस करेगा मुझे मेरी जिंदगी में, इधर उधर मेरा इसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसका मुझे इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब मुझे इसको ग्रो करना है, हम दोनों को मिलके इसको ग्रो करना है, हमें इसका फोकस रखना पड़ेगा। उसको हमेशा जब भी देखें तो जब भी कोई आगे में हम बात करेंगे इस पे कि रिलेशनशिप को कैसे क्या क्या करना है, तो इसको आप थर्ड एंटिटी की तरह देखें, दैट यू बोथ बाय कमिंग टुगेदर हैव प्रोड्यूस्ड एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इसका इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। राइट। वो जो इम्पैक्ट और रिजल्ट डिपेंड करते हैं हमारे बिहेवियर्स पे एंड हमारे रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन पे, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली सही बात। कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्शन देते हैं। अगर मैं सवाल लेकर आई थी आपके लिए, मैं अगर थोड़ा कंटिन्यू करूं, आपके लिए एक अच्छा रिश्ता कैसा होता है, इफ आई आस्क यू? देखिए, अच्छा रिश्ता या हम कहेंगे हेल्दी रिलेशनशिप, आजकल हेल्दी का वर्ड यूज करते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, अच्छा रिश्ता क्या होता है? वो रिश्ता जिससे आपको, मैं कहती हूँ सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलती है। क्योंकि सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। आपने खाना खाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिली, राइट। आप फुलफिल नहीं होते। फुलफिलमेंट इज प्रोलॉन्ग्ड, जिसमें आपको लंबे अरसे तक, आप जब भी देखते हैं अप्स एंड डाउन के अलावा भी, आपको अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ ये है। वो रिश्ता बनाना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है और बनाते हैं लोग। वो रिश्ता कैसा नजर आता है? वो रिश्ता वो होता है जिसमें दो लोग एक कॉज या एक शेयर्ड विजन या गोल के साथ दे कम टुगेदर। उनका विजन होता है कोई ना कोई, जिस विजन के लिए वो इकट्ठे होते हैं। और उसको हम देखेंगे, उसके चेक्स क्या हैं कि वो हेल्दी है कि नहीं, वो नजर आएगा कि इट्स थ्राइविंग, इट्स ग्रोइंग। उसमें हेल्दी रिलेशनशिप इज अ लिविंग ब्रीदिंग स्पेस है उसके अंदर फॉर बोथ पीपल, वेयर दे आर दे बोथ ऑफ देम फील इमोशनली हम सेफ हैं, हम दोनों डीपली रिस्पेक्टेड हैं एक दूसरे से, हम ट्रूली दोनों अलाउड एंड टू बी आर सेल्व्स, जिसके लिए किसी को प्लीज करने के लिए ओवर इन्फ्लेट नहीं करना पड़ता अपने आप को, या अपने आप को श्रिंक करके बिल्कुल गायब नहीं करना पड़ता उस रिश्ते को चलाने के लिए। दे कैन बी हु दे आर, राइट। where this relationship feels like you have wings and not chains, not pulling you back. इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास विजन हो। हमारे रिलेशनशिप का विजन बहुत जरूरी है। हम आज के जमाने में बहुत सारे बच्चे भी और हम भी, मुझे भी याद है कि हमने भी जब शादियां की थी, ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि यार विजन क्या होता है दो लोगों का या रिलेशनशिप का। बल्कि हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज का, आपकी अपनी क्या अरेंज मैरिज थी या नहीं? फुल ऑन लव मैरिज, यस। That's why you're so empowered. नो, नॉट एग्जैक्टली वैसे। एम्पावरमेंट मैंने अपने लिए खुद क्रिएट की है। Okay. It was not anybody else. And there was time during my relationship when I didn't have any of those things. Okay. ये किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, इवन इफ इट्स इफ इट्स एन अरेंज्ड मैरिज, आप दोनों पार्टनर्स को, शादी तो हो ही रही है, ठीक है, अब शादी तो हो ही रही है, माँ बाप ने तय कर दी, अब तो होनी है, तो आप दोनों बैठे और पहला काम जो ये करें ना, पहला काम करें, अपने आप के लिए गोल बनाएं, एक विजन बनाएं कि हम एक दूसरे के साथ व्हाट आर वी आफ्टर, व्हाट आर वी क्रिएटिंग। तब आपको वो विजन और वो गोल याद रहेगा और आप दोनों उसके ऊपर चलेंगे। मैंने जब इसके ऊपर बैठ के ज्यादा सोच रही थी, मैंने कहा इस्लाम ने हमें बहुत अच्छा विजन दिया है, हम सोचते ही नहीं है। आप सोचे ना, वरना शादी का या मैरिज इंस्टीट्यूट का क्या पॉइंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये काम ना पेरेंट्स करना शुरू करते हैं। ये आप समझ रहे हैं क्या मैं किस तरफ लेके जा रही हूँ? हमारे पेरेंट्स तो शुरू करते हैं, तुम रोटियां गोल बनाओगी तो फिर बड़ी खुश रहोगी, तुम खाने में नमक तेज नहीं करोगी तो खुश रहोगी, तुम घर देखा जाता है, खानदान समझ आता है घर की सफाई से। तो जब ये सिखाया जा रहा है तो फोकस किधर होगा? बिल्कुल छोटी चीजों में हम फंस गए हैं हमने, और वो उसी के ऊपर फिर वो रिलेशनशिप, जाहिर है आप रिलेशनशिप कैसे रहेगा अगर वो रोटी के ऊपर डिपेंड करता है या वो सफाई के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे रिलेशनशिप रहेगा? रिलेशनशिप इज बिगर देन दैट। कमिंग बैक टू कि इस्लाम ने हमें, देखें कि ऑटोमेटिकली, वरना बहुत आसान था कि हमारे लिए भी जिस तरह जानवर बच्चे पैदा करते हैं और फैला देते और कर देते, ये मैरिज इस इंस्टीट्यूट को इस्लाम ने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? क्यों कहा है कि जब आपकी शादी हो जाए, जब आप इस इंस्टीट्यूट में आ जाएं, जब आप इस रिश्ते में बंध जाएं, तो फिर आपके ऊपर रोल्स की डेफिनेशन, आपका विजन चेंज हो जाता है, आप अपने आप से बाहर निकलते हैं। अल्लाह ने हमें एक विजन ऑलरेडी सेट करके दिया है, विच इज फैमिली, विच इज द किड्स।
You need to produce healthy, thriving, mentally, physically, emotionally, spiritually healthy kids जिन्होंने आगे जाके अपनी फैमिलीज क्रिएट करनी है, जिन्होंने आगे जाके अपने कनेक्शंस बनाने हैं इस दुनिया में। हम जितने अच्छे लोग बनाएंगे उतनी अच्छी कम्युनिटीज बनेंगी, खानदान बनेंगे, कम्युनिटीज बनेंगी, उतनी अच्छी सोसाइटीज बनेंगी, उतने अच्छे मुल्क बनेंगे। हमारा फोकस इस चीज से, ये विजन इस्लाम ने दिया है, ये ऑटोमेटिक विजन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन। हमारे आपस में जब हमारी फैमिली बढ़ेगी, जब हम दोनों इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद क्या है इकट्ठा होने का, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? इट्स आई एम यूजिंग द वर्ड लेकिन अगर किसी को अनकंफर्टेबल लगता है तो आई एम सॉरी, बट इट इज नॉट, मैरिज इज नॉट जस्ट लाइसेंस टू हैव सेक्स, राइट? नो, इट इज मच मच मोर देन दैट। लोग समझते हैं लाइसेंस टू हैव दिस, फिजिकल होना है। एग्जैक्टली, अब मेरे लिए तो हलाल हो गया, अब मैं ये यही करता रहे, हम यही करते रहते हैं बस। इट्स ऑल अबाउट दिस। नो, इट हैज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विजन अटैच्ड टू इट। वी ऑल नीड टू रियलाइज दैट। सो इफ यू हैव अ गुड विजन, शेयर्ड विजन, एंड you guys are moving towards that vision, then I think it's a healthy relationship. Right. With all of those things that I said, that relationship should feel like wings, not chains. आपको बांधा हुआ ना लगे कोई फील करे, आप उसके अंदर स्पेस आपकी फ्री हो, आप खुद अपने आप को अपने पूरी तरीके से लेके आ सकते हो, आपको छुपाना ना पड़े, अपने आप को बढ़ा के ना दिखाना पड़े। आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे, आपके पास स्पेस भी है, आपके पास सिक्योरिटी भी है, क्योंकि हम मैरिज के अंदर या किसी भी रिलेशनशिप के अंदर ये दो नीड्स होती हैं जो हमारी सबसे ज्यादा, हम जिसके को फुलफिल करते हैं। सिक्योरिटी, वी वांट सिक्योरिटी एंड वी वांट फ्रीडम एज वेल। हमें ये दोनों चीजें चाहिए। आपको पता है, लड़कियों को सिखाया जाता है रोटी गोल बनाओ, लड़कों को सिखाया जाता है कैसे किसी को काबू करो, तो दोनों तरफ की टीचिंग्स ही डिफरेंट है। हाय बीना, आपने ये कौन सा टॉपिक छेड़ दिया, इस पे तो मेरी ना लग गई जी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सोसाइटी पे ना आऊं, क्योंकि मैं फिर इसके बारे में बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। लेकिन यस, आपको पता है क्यों ससुराल इतने सख्त होते चले जा रहे हैं? क्योंकि अगर बेटा आवाज उठा ले तो फिर वो बेटे से भी खराब हो जाती है रिश्तेदारी, अगर बेटा खड़ा हो जाए। हाँ, आप देखिए ना, नहीं है हमारा, ये नहीं कहता, अब आप गलत हो गए। गलती बहुत नीचे से स्टार्ट हो रही है, बहुत पीछे से स्टार्ट हो रही है। आप सोचे हैं कि हमें, आप इस तरह भी देखें कि हमारी सोसाइटी में जब बेटी पैदा होती है ना, तब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि अच्छी बहू क्या होती है, अच्छी बीवी क्या होती है, गलत तर्ज पे है ना, जो हमें बताया जाता है, पर गलत तर्ज पे, गलत तर्ज पे। लेकिन उसके दिमाग में एक ही तस्वीर होती है, हाउ टू बी अ गुड वाइफ एंड हाउ टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ। ऑन द अदर हैंड आप देखें, बेटे को कभी ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड एंड हाउ टू बी अ गुड सन इन लॉ। क्यों नहीं सिखाया जाता? क्यों नहीं सिखाते? किसी आदमी को बैठ के, आई थिंक बहुत गिने चुने हैंडफुल ऑफ होंगे जिनके साथ पेरेंट्स ने बैठ के ये बात की होगी कि बेटा तुम्हारी बीवी जब आए ना तो तुमने उसके साथ ये रवैया रखना है, ये तुम्हारे रिश्ते में इस तरह नहीं चलेगा, अच्छा हस्बैंड ये नहीं करता, अच्छा हस्बैंड ऐसे नहीं होता, अच्छा हस्बैंड प्रोवाइड करता है, अच्छा हस्बैंड बहादुर होता है, अच्छा हस्बैंड स्टैंड लेता है, अच्छा हस्बैंड अपने बहुत सब्र वाला होता है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, उसको सब्र करना पड़ता है, वो विजन रखता है, वो लीड करता है, वो लेके कोई नहीं बताता। इट्स ऑल अबाउट पैसे कितने बताया जाता है, पैसे आप आगे इस पर जी। हाँ। ऐसा ही है कि तुम्हें बड़े होके पैसे हमें संभालना है, हमें संभालने की वजह से, उसी कमजोरी की वजह से वो आगे उसे रिलेशनशिप बनाने नहीं देने का मौका दिया जाता। बिल्कुल, उसको सिर्फ इस अराउंड में सिखाया जाता है कि पैसे कैसे बनाने हैं, ये पढ़ लो। उसके दिमाग में शुरू से क्या होता है, ये पढ़ लोगे ये नौकरी मिल जाएगी, इतना कमा लोगे, ये कर लोगे। बेटा तो वो हमारा, उनका लाइफ इंश्योरेंस है, बुढ़ापे का इंश्योरेंस है कि वो बुढ़ापे में हमारा यही तो टिकट है हमारा, ये टिकट चला गया तो हम रुल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि तवक्कल तो यहीं पर काम आना है ना। हाँ, हालांकि हमें ये रियलाइज करना है कि अगर हम उसे अच्छी वैल्यूज दे रहे होंगे ना, अगर हम उसे प्रॉपर्ली बता रहे होंगे औरत की इज्जत कैसे की जाती है, औरत का मकाम क्या है, आपका मकाम क्या है, बच्चों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको अकाउंटेबल कैसे ठहराना होता है, आप सोल्यूशंस कैसे निकालते हो, आप बैलेंस कैसे क्रिएट करके रखते हो, अगर ये सिखाया जाएगा वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। ये इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि वो आपको भूल जाएगा। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये इनसिक्योरिटी की कुछ वजह
औरत की तरफ से, घर की तरफ से भी है, और कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से औरत की तरफ से यही है कि यंग रिलेशनशिप में है तो ऐसा ना हो कि वो एक ही तरफ रुझान हो जाए, तो मेरा क्या होगा, मेरी आवाज अब दबती चली जा रही है, इन लोगों की आवाज राइज होती चली जा रही है, यार ये बात वही जो होता है ना कि सास भी कभी बहू थी, ये बात हमें रियलाइज करनी चाहिए कि जब हम उस पोजीशन में थे तो हमने भी ये टाइम गुजारा है। हमारी अगर हमें नहीं मिला, फॉर एग्जांपल हमें अपनी सास से नहीं मिला, अपने ससुराल से नहीं मिला किसी वजह से, तो अब हम उसका बदला बहू से निकालेंगे कि इसको भी नहीं मिलेगा। हम तो बहुत ऐसे करते थे, इनको देखो नवाबजादियों को 12-12 बजे उठ रही लेकिन हैं, ऐसा हो हमने रहा तो है। पूरा घर संभाला हुआ था। ठीक है, लेकिन कहती है कि अब्यूसिव हाँ अब्यूसिव का सर्कल हम बन जाते हैं, हम उसे मिरर करने लगते हैं ना देखिए, चाहते। अनकॉन्शियसली हर्ट हर्ट पीपल, फैक्ट है ये बात। अपनी हर्ट्स को अपनी देखें, उससे अब ये बात है ना, हमें अपने आप से बाहर निकलने की जरूरत है। आप ये देखें कि अब इनका टाइम शुरू हुआ है, ये लोग करें, नेचुरल बात है यार। आप सिर्फ इमोशनल उस पे नहीं देखें, फिजिकली भी उनके अंदर हॉर्मोन्स निकले हुए हैं, कनेक्शन हुआ हुआ है, वो हाई है उसके ऊपर। ऑटोमेटिकली उनकी प्रायोरिटी होगी सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना, एक नीड दूसरे है के अब साथ वो उनकी। नीड है अब उनकी। जी, क्योंकि वो दोनों यू एक शुड ही इनकरेज, फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। यस, उनको राइट। इनकरेज आप करके तो देखें। इनकरेज आप अपने बेटे और बहू को दें तो सही अपॉर्चुनिटी, खुद क्या भेजेंगे, बेटा जाओ आज डिनर करके आओ। क्या सास एंड को जी, हम्म, क्या सास को भी अब काउंसलिंग की तरफ आना चाहिए बिफोर गेटिंग बेहद देयर बहुत चिल्ड्रन जरूरी, मैरिड? जरूरी है, यस, राइट? सास को भी, बहुत ससुर जरूरी, को भी। मैं क्योंकि कहती ये हूँ हमारे अंदर के फैमिली वूंड्स काउंसलिंग होते हैं। होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर के वूंड्स होते हैं जो हम दूसरे पे प्रोजेक्ट करके, तो फिर उनको भी उस तरीके से, हालांकि अपने अंदर कोई विलन नहीं होता, अपने अंदर सब, कोई भी या नहीं तो अपनी स्टोरी में सब हीरो हैं होते, या फिर सबके सब विक्टिम है। विक्टिम माइंडेड इन माइंड। दो में से एक चीज है। हाँ जी। अपनी अपनी जिंदगी की स्टोरी में या तो वो कुछ पार्ट्स में बहुत हीरो बने हुए हैं या फिर कुछ पार्ट्स में बिल्कुल विक्टिम्स हैं। कोई भी अपना विलन की तरह नहीं देखता, नेगेटिव में नहीं साथ कनेक्ट करता। वो कभी ये नहीं करेगा कि हाँ ये जो बुरा इंसान दिखाया जा रहा है ना, ये मैं हूं। दे विल ऑलवेज हैव जस्टिफिकेशन एंड दे आर ऑल राइट बिकॉज दे डोंट नो। एक दफा पता चल जाएगा, अब सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली चीजें विल फॉल इनटू प्लेस। और मैं समझती हूँ एनएलपी इज द बेस्ट ब्रेक थ्रू फॉर एनीबडी जो चाहता है कि क्विक रिजल्ट भी आ जाए और वो बुराई से बच जाए जो उनके अंदर पनप रही है। अनपरी, एग्जैक्टली। किसी को हर्ट करने से पहले अगर हम अपने आप को देख के उसको ठीक कर लें, तो मैं कहती हूँ हम जनरेशंस बचा सकते हैं। बचा सकते, जनरेशन बिल्कुल बिल्कुल। बेचारे के साथ साथ, हाँ, एक youngster साथ एक और एक तरफ खड़े हो जाते हैं, या तो फैमिली की तरफ या फिर बीवी की तरफ, और बात क्रिएटिंग अ लेकिन बैलेंस। बैलेंस नहीं कर पाते बेचारे। अब विक्टिम माइंडेड के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये विक्टिम माइंडेड जो होता है, इसे कैसे हील करती हैं आप? इसको किस तरह से एक प्रोसेस से गुजारती हैं? यार जो विक्टिम माइंड से minded। देखें, हाँ, एक आप ये देखेंगे, यूजुअली जब इंसान नीचे गिरा हुआ होता है या वो फेलियर्स फील कर रहा होता है या कहीं इफ ही स्टक समवेयर, वो यूजुअली विक्टिम माइंडसेट में होता है। उसकी वो यूजुअली ये फील करता है क्योंकि वो बहुत डिसएम्पावर्ड फील कर रहा होता है ना, इसीलिए वो कह रहा होता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ फलाने ने ये किया, मेरे साथ सोसाइटी ने ये किया, मेरे साथ मेरी माँ ने किया, बाप ने किया, बीवी ने किया, बच्चों ने किया, सोसाइटी ने किया, मुल्क ने किया, इकोनॉमी ने किया, सबने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ तो ये हो गया, हो गया, हो गया, जुल्म हो गया। अब अगर जब भी मैं विक्टिम की माइंडसेट की बात करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से समझाती हूँ कि पहले तो समझेंगे विक्टिम क्या है, विक्टिम कौन होता है। देखिए, विक्टिम वो इंसान होता है, सपोज करें कि जिसके उस विक्टिम इज माइंडसेट तो है, लेकिन कौन सा माइंडसेट है ये? वो उस टाइम की बात है जब, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ले रही हूं कि जिसमें आप उस वक्त, वो इंसान आपके ऊपर हावी था और आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे, उस वक्त आप हेल्पलेस थे, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते थे, पावरलेस थे, आपके साथ कोई ज्यादती हो रही थी। इस वक्त इस सिनारियो में आप विक्टिम हैं। जैसे ही ये सिनारियो खत्म होगा, अब आप विक्टिम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब सर्कमस्टांसेस चेंज्ड हैं। अब आपके ऊपर वो हावी नहीं है, अब आप पावरलेस नहीं है, अब आपके हाथ में बड़ा कुछ और है जो आप कर सकते हैं। You can do so much more. What happens is कि people get stuck in the same thing, feeling it is पास्ट में रह जाते हैं। हाँ, कि अभी भी वही होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम गुजर गया है।
गुजर गया है। वो टाइम अब है नहीं। अगर वो टाइम अब नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस अब नहीं है, अब वो थ्रेट वो नहीं है, अब वो डेंजर भी वो वाला नहीं है जो उस वक्त था जब मैं विक्टिम थी। अब अगर वो नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे पास अब रिसोर्सेज है। अब मेरे पास मेरा माइंडसेट अब डिफरेंट होना चाहिए। आई कैन डू सो मच मोर नाउ दैट आई कुडंट डू देन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अ विक्टिम, व्हेन आई वाज, मेरे साथ जब ज्यादती हो रही थी। अब चेंज हो गई है। तो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि ये होता है विक्टिम माइंडसेट। इसका मतलब है आप अभी तक फील कर रहे हैं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, बुराई हुआ की था। एक लिमिट है, हाँ अच्छाई के भी एक वक्त है। एग्जैक्टली, मेरे साथ हम ये लोग जुल्म वही अभी भी हो रहा है, हुआ नहीं, हो गया। हो गया, अब क्या कर सकते हैं आप? अब तो चीज डिफरेंट है। जैसे ही ये माइंड शिफ्ट आएगा ना कि हाँ मेरे साथ किसी ने जुल्म किया था, मेरे साथ जुल्म हुआ था, अब मैं आगे खड़ी हूं। अब मेरे पास ना वो जालिम है सर के ऊपर अभी इस वक्त खड़ा हुआ, ना वो तलवार है, ना वो डेंजर है, ना मेरे हाथ किसी ने बांधे हुए, ना मुझे किसी ने बंद किया हुआ है। अभी मैं खुली खड़ी हुई हूँ। अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ? What are the actions that I can take to make this situation better for me so I can get out of this? It could be better. I want Yeah. to. कैसे? And कैसे? how can I make myself better out of get out of चलिए, ये? हाँ, this is सबसे पहले तो cause and effect है। cause पे आ जाए। ठीक है। cause will bring you back the power that you need। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे ठीक करना, मुझे हील करना, मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसी और की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। मैं ठीक करूंगी। तो आई विल टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड हाउ टू कन्वर्ट दैट रॉन्ग इनटू राइट। व्हाट डू आई नीड टू डू टू मेक इट राइट राइट नाउ। राइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स कि ये करेंगे तो फिर ऐसे होगा, ये हो नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, मुझे ये मिलेगा तो फिर ऐसे होगा। यू हैव यू नो, वही बात है जो हम एनएलपी में पढ़ते हैं। एवरी अनरिसोर्सफुलनेस इज अ स्टेट, इट्स अ माइंडसेट। देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल। जब आप इस सिचुएशन में आते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आना शुरू होती हैं, रिसोर्सेज नजर आना शुरू होते हैं। बेस्ट चीज ये, अगर आप खुद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीलिंग की बात करूंगी, हील नहीं हुआ कोई पास वुंड और आप अभी भी विक्टिम में बैठे हैं, बहुत इंटरवेंशन है एनएलपी में, पूरा प्रोसेस है। आप आए, आपका 10 दिन के अंदर अंदर 10 घंटों में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आप फील करेंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ इट। But the thing is, number one, to be aware, to realize and acknowledge that yes, there is a problem. Secondly, I've tried, nahi hua, let's go to an expert that already has all the tools and techniques and the knowledge of doing it. Let's go and listen to them and take their advice and do what they say. Right. And then do it. Massive action. Start doing everything that they're saying. If you really, really want to get rid of the problem, you will. तो प्रॉब्लम कैसे लगे? जब हम किसी को वही कर्ज दे रहे हैं जिससे हम गुजरे हैं, या फिर प्रॉब्लम की कुछ अदर सिग्नल्स और साइंस होते हैं, क्योंकि इट्स अ ट्रॉमा नाउ। ठीक है, अब वो फ्रीज हो गया, या तो इंसान ये तो फाइट करता है या फ्लाइट करता है या फ्रीज हो जाता है। मोस्टली ट्रॉमास में फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज हो जाता है। देखिए, ट्रॉमा में और किसी और चीज में क्या फर्क है? हाँ, कौन सी चीज हमारे लिए ट्रॉमा? एक तो सबसे पहले जो भी ये देख रहा है, मैं उसको ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज हर चीज को ट्रॉमा बोलना बंद करें। ओके। आजकल के बच्चे और हम लोग भी हर छोटी छोटी चीज को या किसी भी कोई यानी थोड़ी सी भी नेचर, हम उसको कहते हैं इट वाज सो ट्रॉमेटिक फॉर मी, इट्स अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, माय ट्रॉमा ट्रिगर। प्लीज, हर चीज ट्रॉमा नहीं होती। Right. ठीक है। दूसरी बात ये, क्योंकि वॉट एवर यू, आपके वर्ड्स जो है वो आपका दिमाग सुन रहा है, वो बनाएगा ट्रॉमा आपके लिए। उसको use your words very carefully. कहें कि हाँ, it was something that I was, that disturbed me a lot. Fine. क्योंकि ट्रॉमा की एक सर्टेन डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग है जो हमें हमें सोसाइटी से, सोशल मीडिया से, मूवीज से, बुक से पता है। तो हम ऑटोमेटिकली, इफ यू आर कॉलिंग सम इंसिडेंट अ ट्रॉमा, our brain will create a trauma associated with that incident. तो सबसे पहले तो हम ट्रॉमा को अलग करके रखते हैं। Even I say कि even if it's a trauma, don't associate yourself with the trauma. ट्रॉमा नहीं है, ठीक है, it's a difficult situation, it's a challenge जो मुझे, मेरे साथ ये कर देता है जब मुझे इसका ख्याल आता है। ठीक है। दूसरी बात, ट्रॉमा की और नॉर्मल चीजों की में फर्क क्या होता है? ट्रॉमा में फर्क यही होता है कि हम बेसिकली
कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें, या इमोशनली चैलेंज्ड इवेंट जिसमें से हम गुजर रहे हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हो जाते हैं। बाकी चीजों में हम डिसोसिएटेड रहते हैं, वी कैन इजीली कम आउट ऑफ इट, बट फॉर ट्रॉमा वी आर हाईली एसोसिएटेड। हम उसके अंदर जाके फील करते हैं एज इफ इट इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ इन द सेम मैनर। दिस इज व्हाट ट्रॉमा इज। सबसे पहले ट्रॉमा को तो देखने के लिए मैं कहती हूँ पहले ग्लासेस चेंज करें ट्रॉमा को देखने। अगेन आप बताएं कि कितने साल पहले हुआ था, पता है कितने महीने पहले ये बात हुई थी, कितने वीक्स पहले बात हुई थी, और उस वीक में और इसमें कितना टाइम गुजर गया है। इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ, हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए, तो आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। तो ये सारा टाइम जाया हो गया। आपकी जिंदगी के 5 कीमती साल जिसमें पता नहीं क्या हो सकता था, सिर्फ अगर आप चल के उस टाइम के साथ आगे आके आज खड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा, तो क्या होगा। टाइम वेस्ट रियलाइज करें, वही ना, हर स्टेप जो आप उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने अराउंड जरा देखें कि आपके साथ साथ क्या क्या चीज बदली है, आपकी जिंदगी में क्या क्या चीज बदली है। उस टाइम पीरियड में हो सकता है आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने कहीं शिफ्टिंग कर ली हो, आपकी जिंदगी में कोई चीज आई हो, आपकी जिंदगी से कोई चीज गई हो, आपकी इन्वायरमेंट बदली हो, आपको बहुत बहुत सारी चीजें बदली हैं। उन बदली हुई चीजों को आप रिकग्नाइज करें और एक एक स्टेप आगे लेते जाएं और आज पे खड़े हो जाएं आके। जैसे ही वो ये काम करना शुरू हो जाते हैं, आधी चीज तो खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर आप अपनी इंटरवेंशन, जो हमारी टाइमलाइन थेरेपी है, हमारी और इंटरवेंशन है, आप वो करें, ऐसे खत्म होगा। बट द थिंग टू रियलाइज इज कि ट्रॉमा इज हाईली एसोसिएटिव स्टेट टू द इंसिडेंट दैट हैपेंड। हम जितना उसके अंदर एसोसिएटेड रहेंगे, डीप 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 जाते रहेंगे, उतना ये इफेक्ट बढ़ता रहेगा। इस We need to pull ourselves out of it and go out of the thing कि ये हुआ था, हो गया था, खत्म हो गया, अब नहीं है। नहीं है, सही। और वो स्पेस, वो उस वक्त जब हुआ था और अब की जो बीच में स्पेस है ना, उस स्पेस को रिस्पेक्ट करें कि यार इतनी स्पेस गुजर गई, इतनी और भी गुजर सकती है, अल्लाह ने जिंदा रखा है, कोई वजह होगी। हाँ, और ये सोचो इतनी ही स्पेस और इतने ही साल और गुजर सकते हैं, और फिर और गुजर सकते हैं। Right. तो इतना टाइम मैं इस एक चीज पे लगा दूं, एंड आई जस्ट आई एम थ्रोइंग अवे इतनी सारी नेमतें, रहमतें, अपॉर्चुनिटीज जो मेरी जिंदगी में आ रही हैं, बिकॉज मैंने उस एक चीज को संभाल के रखा हुआ है। छोड़ दूं तो कितना अच्छा हो, क्या हो। अपने आप से सवाल करना चाहिए कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, आई लेट गो ऑफ इट, व्हाट विल हैपन देन। अपने अंदर से जवाब मिलेंगे खुद। अब उसमें वो चीजें और आगे डीपर वो आती जाती हैं, लेकिन दैट इज किताब पढ़ रही थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो साइकोलॉजिस्ट की थी। उस किताब में उसे लिखा था जब आप कुछ गलती करते हैं, जस्ट मिस्टेक, उसमें नॉर्मल मिस्टेक की बात है जो डेली रूटीन में हम लोग काम पे करते हैं, जब आप उसे करेक्ट करके सही कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेंस पे चले जाते हैं कि अब आप कर क्या रहे हैं। दे आर ऑलवेज इन प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी नहीं खड़ा हुआ जो पास्ट को आपके लिए लेकर आने वाला है। नो एग्जैक्टली, हम खुद जाते। वर्क इन्वायरमेंट पे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई नहीं, एग्जैक्टली सबको होता है कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज फिक्स हो गया, वेरी गुड। आज नहीं हुआ, आज की बात करेंगे हम, आज देखेंगे आज क्या है, आज क्या चेंज होना है। क्योंकि देखें, जो हमारे पास आज है ना, वो हमारे कल की चॉइसेस और डिसीजंस है जो हम आज we are living today. What we decide or choices we make today are going to impact tomorrow. हमारा कल डिसाइड करेगा वो, और हम वहां पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको कल डिफरेंट चाहिए, हम आज जो है वो पुराने चॉइसेस और डिसीजंस का खमियाजा भुगत रहे हैं और अच्छी चीज भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने कल ऐसी डिसीजंस और चॉइसेस ली थी। आज अगर हम डिफरेंट लेंगे तो हम कल कहीं और खड़े होंगे। तो we need to decide and see what needs to be changed, what needs to be done, and then do it today, ताकि हमारा कल ठीक हो। आज शायद चीजें ठीक नहीं होंगी, कल जरूर ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो मुनीजा अली, मैंने सीखा कि किस तरह एक कॉम्बिनेशन बनता है रिलेशनशिप का, जिसमें एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। फिर हमने समझा कि कौन से ऐसे चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन सकता है, और वो किस वजह से एक हार्डशिप पे भी चला जाता है। मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ, जरा हम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सवालात हैं। आपके लिए ट्रस्ट का क्या मतलब है रिश्ते में, रिलेशनशिप में? देखिए, ट्रस्ट का मतलब, अगेन मैं वही कहूंगी, ट्रस्ट का मतलब है सबसे पहले तो आप
पूरे तरीके से इंटेंशन मैटर्स, नंबर 1 स्टेप इज इंटेंशन। राइट, आप इंटेंशंस डाउट नहीं करेंगे किसी, ठीक है। करते दोनों एक दूसरे के साथ जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो ये फील करते हैं कि हमारी गलती, हमारा अच्छा काम, दोनों अच्छे तरीके से एक्सेप्ट होगा, एक्नॉलेज होगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। मैं गलती करने से डरती नहीं हूँ, ये ट्रस्ट है, क्योंकि मेरी इंटेंशन डाउट नहीं की जाएगी कि हाँ अगर मैंने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब है जरूर मुझे चोट पहुंचाना चाह रहे थे, मेरा कोई वो ना इसके पीछे कोई गलत थिंकिंग इन्वॉल्व थी। सबसे पहले है आप इंटेंशन प्योर रखें अपनी। आप दोनों जब इकट्ठे हुए हैं, आपने ये रिश्ता चलाना है, आपने आगे तक लेके जाना है। इसमें कहीं पे आपको अगर यहाँ कहीं पे भी फील होता है कि ये तो इंटेंशन खराब करने वाली बात है या आपके इंटेंशन डाउट किए जाते हैं, या आप पे, और आपको पता है ये हैबिट होती है, हाँ ये बाय हैबिचुअल होता है, क्योंकि वो इस्लामिक तालीम नहीं है भाई। हम पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ ये सिखाया नहीं जाता कि किस तरह से कुरान आपसे कहता है कि किसी के बारे में गलत तावील ना करो, उल्टा 70 अच्छी तावीलें कर दो, 70 एग्जैक्टली, कम विद इंफिनिटी। फॉर अदर पीपल। ये सारे आंसर्स हमारे पास इस्लाम ने दिए हुए हैं, यही बातें हम दूर हैं इसलिए हमें नहीं पता। जी, हमें अच्छे इंटेंशंस लेके जाना है उसके पास, तब ट्रस्ट डेवलप होगा। और True. ट्रस्ट का मतलब फिर ये चीज ऑटोमेटिकली फिर ये आप सोचें ना, गुड इंटेंशन, अगर किसी के बैड इंटेंशन है, हर वक्त वो उस इंसान जो है अपने आप को डिफेंड ही करता रहता है कि मुझे अपने आप को हर वक्त डिफेंड करना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग, दिस इज अ डील ब्रेकर, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। आप ये याद रखेंगे ये रिलेशनशिप आखिर में चौराहे पे फूटेगा। True. दिस इज हैपन, so this is और बुरा actually अंजाम होगा। एग्जैक्टली, तो इट स्टार्ट्स विद दिस। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है कि इंटेंशंस आर प्योर। हमारे पास वही मैं कह रही हूँ कि जो दो नीड्स जिसकी वजह से एक रिश्ता चलता है वो सिक्योरिटी और फ्रीडम। इफ यू फील सिक्योर इन द रिलेशनशिप एंड इफ यू फील फ्री टू बी योर सेल्फ, यू आर एट अ गुड प्लेस। तब ट्रस्ट है आपका एक दूसरे के ऊपर। अगर इनमें से दो चीजें भी थ्रेटन हो रही हैं, आपको फील हो रहा है कि नहीं है, आई एम नॉट अलाउड टू, आई एम नॉट एबल टू, कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू चल रहा है। True. कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है, तो आप बैठेंगे और आप बैठ के कम्युनिकेट करेंगे ये बात, और जिससे कम्युनिकेट हो रही है वो उसको हेल्दी वे में लेगा, उसको वो इस तरह लेगा कि हाँ मुझे नहीं पता था, मुझे पता चल गया, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। दिस शुड बी द एटीट्यूड। इसका साथ ही इसको मैं जिस तरह रखती हूँ कि हम रिलेशनशिप्स में क्रिटिसिज्म होता है, हम क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। क्रिटिसिज्म इज अगर बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो क्रिटिसिज्म इज वन साइन। एक आप सोचिए जो 4 पिलर्स होते हैं, उन 4 पिलर में से एक पिलर में से क्रैक आ रहा है और वो टूटेगा बाय कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म। मैं सबको, अपने क्लाइंट्स को भी और सबको ये बोलती हूँ कि हम अगर क्रिटिसिज्म का एंगल चेंज कर लें बाय द वे दे लुक, यू लुक एट क्रिटिसिज्म। मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया कि यार आपने ग्लासेस अच्छे नहीं पहने हुए, यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको कुछ और करके आना चाहिए। हाउ डू आई लुक एट क्रिटिसिज्म नाउ? Criticism is actually, how about I invite everyone to do that with everyone around you, कि अगर कोई भी चीज क्रिटिसिज्म आ रही है, आप उसको देखें कि क्रिटिसिज्म के पीछे एक अनफुलफिल्ड विश है। ठीक है, क्रिटिसिज्म के पीछे, उसके नीचे असल में क्या बात है? असल में किसी को नीचा दिखाना नहीं है, असल में किसी की बुराई हाईलाइट करना नहीं है, असल में किसी को मलाइन करना नहीं है। क्रिटिसिज्म दो लोगों के बीच में जो आ रही है उसको देखें। अगर मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया है कि मेरे ग्लासेस अच्छे नहीं लग रहे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका मतलब है उसकी विश है ये कि मैं कोई और ग्लासेस पहन के देख, राइट? तो ये अनफुलफिल्ड विश है। अगर हम ये क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे के साथ कि यार तुम मेरा कभी ख्याल नहीं रखते, तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते, वी शुड नॉट टेक इट एज समथिंग कि मेरे ऊपर अटैक किया है और मुझे कहा है कि मैं कभी ख्याल नहीं रखता, मैं कभी ऐसे नहीं करता। इट्स एन अनफुलफिल्ड विश फ्रॉम द पार्टनर साइड कि यार मैं विश करती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम और गुजार लिया करो, तुम मेरा थोड़ा छोटी छोटी चीजों ख्याल कर लिया करो। सो इफ वी चेंज द वे दैट वी सी क्रिटिसिज्म एज, अचानक से हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि ओ शी इज नॉट अटैकिंग मी, वो मेरी बुराइयां नहीं बयान कर रहे, मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, अनफुलफिल्ड विश है उसके पीछे चाहते हम करें, अब हम करेंगे। अगर वो कहता है, शौहर कहता है कि यार तुम कभी घर में खाना नहीं बनाती, मुझे बाहर से खाना खाना पड़ता है, ये है तुम,
अब अगर वो कहे कि यार मैं खाना नहीं बनाती, दिस मींस आई एम नॉट गुड इनफ, मैं लव के काबिल नहीं हूँ, और ऐसे नहीं हूँ वैसे नहीं हूँ, इसके पीछे जानने की कोशिश करें, इसके पीछे अनफुलफिल्ड विश क्या है, वेयर दिस कमिंग फ्रॉम। उसकी ख्वाहिश है शौहर की कि मेरी बीवी मुझे खाना खिला के पका के खिला दिया करे कभी भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बीवी खाना बनाती है मेरे लिए। इट्स एन एक्ट ऑफ लव, इट्स एन एक्ट गिव्स मी, यू नो। लेकिन अगर वाकई में अच्छा कुक नहीं है, अगर वो कोई वाकई में अच्छा कुक नहीं है, वो जानती है कि इससे चीजें राइज हो जाएंगी, और एक इंसान कम से कम पेट भर के खाना तो खा लेता है, भले बाहर से आता है या फिर कहीं से आता है, तो ये तो चीज। और मैं ये नहीं कहती कि वो ना सीखे, वो सीखे, वो शेफ के पास चले जाए, लेकिन एक कुछ लोगों के हाथों में नहीं होता जायका, या फिर वो उनकी वो मेजरमेंट अच्छी नहीं होती, ये होता है, मैंने अपनी फैमिली में देखा है। एग्जैक्टली फैक्ट है, और लेकिन फिर भी वो क्रिटिसिज्म आ रहा होता है। हाँ देखिए, अगर हम हेल्दी दोनों, हम ये बहुत बड़ी assumption presupposition लेके चल रहे हैं कि both of them want to work on it and both of them are healthy and taking this in a positive manner, तो इवन अगर उसको खाना पकाना नहीं आता, वो बहुत कोशिश करती है, the partner will see her efforts कि यार वो effort लगाती है। तो यहाँ पार्टनर को थोड़ा सा समझना चाहिए, पार्टनर को समझना है अब कि उसकी वो जो उसने मुझे वो मेरी विश फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। आई नीड टू एक्सेप्ट द एफर्ट, आई डोंट वांट द एंड प्रोडक्ट टू बी परफेक्ट। एंड प्रोडक्ट तो परफेक्ट बहुत कम होता है। अगर सपोज करें कि बीवी कहती है कि मुझे शॉपिंग करा के, मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके जाता, अब अगर वो आप समझे कि 5,000 की शॉपिंग कराता है, लेकिन उसके दिमाग में कि 10,000 की शॉपिंग कराए, तो ये 5,000 की एफर्ट जाया हो गई ना उसकी। जी हाँ, ऐसा ही है। एक्नॉलेज करना है और रियलाइज करना है कि वो करा रहा है, he is making an effort, he's taking you there, it's an act of love and accept it. Like रिलेशनशिप तो मैं समझती हूँ with yourself, relationship with your materialism stuff, material with your food, material with your habits, like it's like ये पूरा एक पैकेज है जो मेरे ख्याल से न्यूरो लिंग्विस्टिक देता है, और इसी में कमी की वजह से Yes, वो फिर डाउनफॉल्स आते हैं। exactly, क्योंकि मैंने कहा every problem is a relationship problem. हर किसी के साथ हम रिलेशनशिप बनाते हैं, फूड के साथ भी have a relationship, वर्क के साथ भी have a relationship, ourselves we have a relationship, every person around us we have a relationship, at work, at friends, colleagues, siblings, parents, हमारे पार्टनर्स, हमारा काम, हमारा खाना, हमारा इवन जो हम एसोसिएट करते हैं, जिस तरह हमारी जो एक्टिविटीज, लीजर एक्टिविटीज, द वे वी रिलैक्स, यू नो, ये सब हमारा एक रिलेशनशिप है, क्योंकि एक चीज दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, अब तो हमें ये कि हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, और हम काम को अपने पार्टनर को कहते हैं कि दे नॉट बीइंग नाइस टू मी, जबकि आपकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी और आपकी फिजिकल हेल्थ क्राइसिस में होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और हम इस ट्रस्ट के ऊपर फिर वो बात है कि हम इस ट्रस्ट को, हम ये नहीं देख रहे होते कि यहाँ ट्रस्ट का इशू हो रहा है और ट्रस्ट इज इन क्वेश्चन, हमारा पॉइंट फिर बाकी चीजों पे हो जाता है। इसने मेरी बात नहीं मानी, विच मीन्स, क्योंकि मैं ये देखती हूँ ना कि आदमी यूजुअली क्या हो रहा होता है, मैं अब जनरलाइज कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ कि जनरलाइज कर रही हूँ, कि औरतें आर यूजुअली दे डिराइव मीनिंग आउट ऑफ इट, एनीथिंग। आदमी को मैं कहती हूँ वो कॉज और इफेक्ट वाला होता है, वो कहते हैं दिस कॉज्ड दिस। औरत होती है दिस मीन्स दिस, जिसको हम एनएलपी के टर्म्स में कॉज इफेक्ट या कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस बोलते हैं। सही। कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस मीन्स कि यू डिड नॉट कम होम अर्ली व्हेन आई टोल्ड यू टू, इक्वल टू which means you don't care about me, which means you don't love me anymore. आदमी अपने पॉइंट पे क्या कह रहा होता है, I did not come home early because I had a sudden meeting came up, या ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए नहीं आया। और यही होता है उनके दिमाग में, यही सच है, वाकई ट्रैफिक ज्यादा हो गई थी, लेट हो गए। हम क्या करते हैं, अगर तुम्हें ख्याल होता, इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो तुम पहले निकलते, तुम्हें पता होता कि ये रश आवर है, तुम्हें पता होता कि यहाँ ट्रैफिक आनी है, तुमने वो बफर क्यों नहीं रखा, तुमने ये चीज क्यों नहीं रखी। लेकिन मैं कहती हूँ इसे ना, मैं समझती हूँ इसे भी पॉजिटिव लेके जाएं। हाँ, शी वांट माय टाइम एक्स्ट्रा, इसे प्यार से मोहब्बत से कहते हैं। अगेन वो अगली बार, हाँ, अगेन criticism which means unfulfilled wish। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बात मुझे भी किसने कही थी कि असल में रिलेशनशिप इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें कोशिश ही नहीं की जाती कि वो रिलेशनशिप खराब क्यों हो रहे हैं। मोस्टली वो ड्रिवन होते हैं इमोशनली, और कॉज इफेक्ट जैसे आप कह रही है, लॉजिक और इमोशन के दरमियान एक जंग होती है, और कोई पार्टनर उस पर काम ही नहीं करना चाहता, तभी रिलेशनशिप फिर खत्म हो जाता है।
एब्सोल्युटली, जो मैंने कहा था जी। कि दो लोग हैं, अब रिलेशनशिप बच्चे की तरह आपने अपने आप से बाहर निकल के उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है। आपने अपने से बाहर निकल के उस रिलेशनशिप को जब आप थ्राइव करेंगे, ग्रो करेंगे, अपने साथ ग्रो करेंगे, क्योंकि एट टाइम्स क्या हो जाता है, व्हेन यू टू फोकस ऑन योरसेल्फ देन यू आर ग्रोइंग इंडिविजुअली, बट रिलेशनशिप बिल्कुल ग्रो नहीं किया एंड इट इज लॉस्ट, गॉन, डन। हाँ, काम इसीलिए नहीं बहुत किया। सारे लोग अपने बहुत, बीवी भी बहुत तरक्की कर रही है, आदमी भी बड़ा तरक्की कर रहा है, अपनी अपनी जिंदगियां जा रही हैं, घर आके दे लिविंग लाइक रूममेट्स, घर यस। आके दे लिविंग, हाँ, दे लिविंग लाइक कि जैसे मैं लोग जानती क्या कहेंगे, साथ गुजारो, और एक बुग़्ज़ के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बोगस ना भी हो, बोर्डम, बिल्कुल एक दूसरे के साथ के, यहाँ ही डजंट गेट मी, शी डजंट गेट मी, हम वी डोंट हैव कॉमन इंटरेस्ट, हम बैठ के बात नहीं करें, अपने ऊपर इतने फोकस, आई नीड टू वर्क ऑन दिस, मेरा ये वाला काम है, मेरी ये वाली चीज है, उसमें हमने इतने वो मसरूफ कर दिया। सेमनेस और हाँ स्पेस ही नहीं बनाई कि जिसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सके, जी। आप दोनों मिलकर रिलेशनशिप को अपने साथ ग्रो करें। और ये इम्पोर्टेंट है। आज के बहुत। इतनी इतनी तेज रफ्तार की जिंदगी है कि इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने साथ, अपने रिलेटिव जो आपके रिलेशन में है, उन सब के साथ आपको अपने प्रॉब्लम फैमिली सिस्टम, और ये देखिए, कहने का मकसद ये था, ये बताने का मकसद मेरा जो है, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि काम करें कि बन जाए घर। इट्स नॉट कि भाई खत्म खत्म, नहीं नहीं नहीं, कुछ खत्म नहीं होता। थोड़ी सी टाइम देने से आपको उसका रिजल्ट पता चलते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि रिलेशनशिप चले और ये टर्न अराउंड हो, मैं कहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ जिसमें वो नहीं होता कि कोई एक पार्टनर आपको ड्रॉ कर दे, इसको ठीक कर दो, हाँ। प्रॉब्लम इसमें ही है, जब ये ठीक हो जाएगा ना या हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों वेरी रेयरली कम, बोथ ऑफ देम कम डाउन। Yeah. यूजुअली वन पार्टनर सेज कि इसमें प्रॉब्लम है, वो कह रहा था इसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। However, still I say कि इवन अगर उन दोनों में से कोई एक भी ये तहिया कर लेना कि रिलेशनशिप टर्न अराउंड करना हो सकता है, रिलेशनशिप टर्न अराउंड हो जाता है, बिकॉज और होता है। आपको पता है, आपने देखा है कि वो लोग सेपरेट हो चुके होते हैं, अलग रहने लगते हैं, उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेती है, थोड़ा सा एक टाइम देते हैं दूसरे को, और फिर अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि समझ आता है कि ये अगर मैंने ठीक नहीं किया तो फिर मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि आई नीड दिस। एग्जैक्टली क्योंकि इसमें जो बात समझने वाली है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो व्हेन यू चेंज दे चेंज, दिस मीन्स के हम चेंज होंगे, ऑटोमेटिकली वो चेंज इम्पैक्ट करेगा दूसरे को, बिकॉज नाउ द डायनामिक्स रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंट चीजें इन्फ्यूज कर दी हैं, की हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम कहते हैं रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा और अब जी चलो जी लेट्स गो पार्ट आवर वेज एंड लेट्स गो अपने अपने रास्तों पे चल पड़े, व्हाट आई टेल देम इज कि आप अगर अपना सेम सेल्फ लेके, यू कैन हैव 10 रिलेशनशिप, चेंज करो, आई एम ऑल अबाउट कि ठीक है कोई काम नहीं कर रहा है चेंज कर दो, बहुत कोशिश की नहीं हुआ चेंज कर लो, मे बी दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट्स ओके, ये इस्लाम भी कहता है। दैट्स आल्सो ओके, राइट। Yes. लेकिन अगर आप अपना सेम सेल्फ लेके जा रहे हैं विदाउट चेंजिंग योरसेल्फ, विदाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, विदाउत मेकिंग, दूसरा रिलेशनशिप भी वैसे ही सफर करेगा। अभी आप उसी पॉइंट पे लेके आ जाएंगे जैसे पहले था। ट्रू, काम करना बहुत जरूरी है। Exactly. There's nobody perfect. Is work. Relationship is constant effort, constant work. ये लोग जो कहते हैं लव को हम समझते हैं नाउन है, it's a verb. It's a word. Action. Love is a verb. It's an action that you need to do every single day. Right. और मैं एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, आपने कहा परफेक्शन, एक्सीलेंस, रिलेशनशिप के अंदर एक्सीलेंस को ढूंढने, परफेक्शन तो कोई भी नहीं होता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर हमारा रब है बस, इसके अलावा तो कोई भी चीज परफेक्ट, बिल्कुल सिवाय अल्लाह के कोई चीज परफेक्ट नहीं। और यहीं पर खराबी होती है जब इंसान समझता है मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है, मुझे सही पता है दूसरों को नहीं पता। हाँ, देखो मैंने तो बोला था। अच्छा ये भी होता है, देखो मैंने तो, अच्छा कई बार ना गैसेस करते हैं लोग, और रिलेशनशिप में एक डाउनफॉल सबसे बड़ा ये आता है कि वो अपने गैस, देखो मैंने तो कहा था, तुम लोग सुनते नहीं हो। अच्छा एक दफा हो गया, 2 दफा, तीसरी दफा आपने समझाया वैसे था कि सुनना जाए, आप तो रैंडम बातें करते हैं, मुझे लगा भी एक रैंडम बात है, कौन सी बड़ी बात है। देखिए इट गोज बैक टू देन हमारा एनएलपी प्रीसपोजिशन के मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। अगर ये रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब है यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। अगर बच्चे अभी भी बात नहीं सुन रहे, अगर बीवी या शौहर अभी भी आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो
तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम या इंस्टेड ऑफ उनके ऊपर फटने से बेहतर है आप सोचें अच्छा हाउ कैन आई कम्युनिकेट दिस डिफरेंटली, कहीं ना कहीं मैं ही नहीं सही कम्युनिकेट कर पा रही। अच्छा, आपको पता है इसी से फिर डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है, एम आई राइट? बिल्कुल हम लोग कर्ज की तरफ जाते हैं, बदले की तरफ जाते हैं, और फिर वो मैनिपुलेशन भी आती है। पूरा एक डार्क साइकोलॉजी एक अलग चैप्टर है जो रिलेशनशिप में बर्स्ट करता है या बर्न आउट कर देता है। एग्जैक्टली कि कैसे मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है, कैसे कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, किस तरह से थ्रेट स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे आप उनको कन्फाइन कर करके स्पेसेस खराब कर करके आप उसको अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं लोगों को, तो खुद ही गलत शेप दे देते हैं, गलत शेप आ जाती सिर्फ अपनी बदगुमानी की वजह से और काम ना करने की जिद से। है। इसीलिए कहती हूँ इंटेंशन इज द फर्स्ट थिंग, प्योर इंटेंशंस के साथ दोनों बैठे, राइट, ट्रस्ट विजन देखें, इसका मकसद देखें शादी का। अपना बिल्कुल हर आप लोग दो लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने आगे फैमिली बनानी है, आपका रीजन है ना कोई अब मैं इस तरह कहती हूँ आप सोचो कि एक इंसान का एक विजन था, दूसरे इंसान का भी है, दो रिसोर्सेज इकट्ठी हो गई हैं। जब ये दो रिसोर्सेज इकट्ठी हुई हैं अब आप क्या बनाओगे, राइट, आप क्या क्रिएट करोगे दुनिया के अंदर, आपका विजन क्या, आप एक दूसरे की लाइफ में क्या चेंज करोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक आदमी का विजन है कि उसे घर में औरत चाहिए, वो मास्टर से डॉक्टरेट से शादी कर लेता है, पीएचडी से शादी क्यों? क्योंकि उसे एक अच्छी जनरेशन चाहिए, एक एजुकेटेड बीवी होगी, एजुकेटेड जनरेशन होगी, लेकिन उसे कमाना नहीं देना चाहता वो उसे उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे ग्रो करना नहीं चाहता, वर्क लाइफ में उसको नहीं चाहता कि वो खड़ी हो। वो इसलिए एक पढ़ी लिखी से शादी करता है कि उसके बच्चे अच्छे पल जाएं। अच्छा, लड़की चाहती है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मैं उसे प्रैक्टिस में लेकर आऊं ताकि मैं एक प्रोडक्टिव मुआशरे की एक हिस्सा बन सकूं। अब यहाँ पे आ गए दोनों कॉन्फ्लिक्ट आ गए। अब इसको कैसे देखती हैं? हाँ देखें किसको कहाँ पे रेसिस्ट करना है, किसको कहाँ पे आगे बढ़ना है? ये एक क्लासिक प्रॉब्लम हो गया है हमारी इस मॉडर्न डे लाइफ का, जिसमें पुराना ओल्ड स्कूल क्या कहता था हमारा कि मैन प्रोवाइड्स वुमन नर्चर्स, या मैन लीड्स वुमन सबमिट या फॉलो। ये वो हमारे बिलीफ से जो हैमर कर करके हमें यहाँ तक बुलाए गए थे। अब इसमें हुआ क्या, जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर हुए, जहां औरतों की मूवमेंट हुई या जहां ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई और ये वॉइस जागी कि यार औरतों के भी हुकूक होते हैं, औरत भी एक इंसान है, उसके अंदर भी ख्वाहिशात हैं, उसके भी विजन्स हैं, उसके अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं। अल्लाह ने वो इंटेलेक्ट, वो कैपेबिलिटीज, वो स्किल्स डाल के उसको पैदा किया है, वो भी दुनिया में अपने अंदर एक क्रिएट कर सकती है। ये सब चीजें होने के साथ क्या हुआ कि माओ ने और बापों ने बेटियों के ऊपर बहुत फोकस करना शुरू कर दिया। बेटियों को एम्पावर करो, बेटियों को आला तालीम दिलाओ, बेटियों को उनके हुकूक के बारे में बताओ, बेटियों को वो खड़ा करो उठा के, ये चीज अलाउड नहीं है, ये चीज अलाउड है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तुम्हारे साथ ये कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ वो कोई नहीं, तुम इंडिविजुअल हो। औरतों को इतना बेटियों को फोकस करके बेटियों के ऊपर इतना काम किया कि वाकई औरत आज थोड़ी कहीं खड़ी हुई है। उसका वो हाल नहीं रहा कि उसको पता ही नहीं है कि यार मैं गुलाम थोड़ी हूँ। राइट, वो समझती है कि शादी गुलामी नहीं है। राइट, राइट, लेकिन इक्वल है, इक्वल लेवल पे, लेकिन एट द सेम टाइम इक्वल है, और लेकिन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। यस, तो हम उसके साथ क्या हुआ, मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा दे रही हूँ कि क्यों हो रहा है ये। हाँ जी, इसके साथ क्या हुआ, बेटों पर तवज्जो नहीं दी, बेटों को याद किया, बेटी सारा फोकस बेटियों पे रहा, उसको खड़ी करने, टू द पॉइंट के वहां पे बेटे को चुप कराया गया और बेटी को उठाया गया। हाँ, ऐसे चीजें होना शुरू हो गई। ठीक है, इस तरह से हुआ कि जैसे पहले अगर बेटी फील करती थी कि यार हमें वो हमारे घर में हमें माँ बाप डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, एट सम पॉइंट बेटे ने भी ये फील करना शुरू किया कि यार मेरे साथ क्यों ऐसे करे, इसको बड़ा उठा देते हैं हर चीज में, इसका सब जायज है, इसको उठा उठा के इसके लिए वो सब कुछ हो रहा है। अब थोड़ा सा जो है ना वो टर्न हो गया टेबल। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब औरतें तो हो गई एम्पावर, औरतों को पता चल गया उन्हें क्या करना है। आज का मसला, आज जो मैं हर शादी में देखती हूँ कि कपल्स में और मैरिजेस में मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि आदमी को एक एम्पावर्ड औरत के साथ रहना नहीं आता। वो रहने नहीं, वो जेलसी कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं, क्योंकि सिखाया नहीं गया ना, क्योंकि बताया नहीं गया, क्योंकि वो वैल्यू इक्वालिटी की कि यार एक एम्पावर्ड औरत के साथ कैसे रहते हैं, एक औरत जिसका अपना विजन होता है, जिसके मुंह में जबान है, जिसके राइट्स हैं, जिसके जो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है, जो एक ह्यूमन बीइंग है,
ये एक चलती स्किल है फिरती इंसान है। हाँ, जी। वो और एग्जैक्टली अगर अल्लाह ने इसको देकर भेजा है, हो सकता है इसके पीछे एक अच्छी बात हो, एग्जैक्टली इसे और डील एट करना टाइम्स, सीखें। बल्कि मैं कहती हूँ वो आजकल तो ज्यादातर औरतें ऊपर आ रही हैं और औरतें मर्दों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि तो एडिक्शंस का हमारे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमें एम्पावरमेंट और मूवमेंट्स बहुत सारी चल रही हैं, हमें एजुकेट किया जा रहा है, एडवोकेसी हो रही है कि कहाँ कहाँ जाओ, कि कहाँ आपको एग्जैक्टली और उस पे काम हो रहा है। अभी वो हाँ है कि हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव्स हैं। आजकल का जो फेमिनिज्म, जिसने फेमिनिज्म जो फॉर्म ले लिया आजकल, आई डोंट अग्री विद दैट। हम्म नहीं कहती कि आदमी और औरत बराबर है, हम्म नहीं। आई डोंट आस्क फॉर वुमन एंड अ मैन्स इक्वालिटी, आई आस्क फॉर इक्विटी। जो उसकी हम्म जगह है ना वो दो उसको। हम्म आदमी औरत बराबर हो ही नहीं सकता, बनाया ही नहीं अल्लाह ने, अल्लाह ने बनाया नहीं है। बनाया ही नहीं है। ये चीज अनफेयर है टू डिमांड इन द फर्स्ट प्लेस कि हम दोनों इक्वल हैं, हमें इक्वल करो। नहीं, औरत की अलग जगह है जो बनाई है अल्लाह ने, उसको वो जगह देनी है। राइट। अगर जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि ठीक है बड़ी इक्वालिटी की बात करते हैं, तो फिर आप बस के अंदर सीट क्यों मांगती हो? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम इक्वालिटी नहीं कह रहे। मैं कहती हूँ इक्वालिटी नहीं, आस्क फॉर इक्विटी। औरत की इक्विटी है ये कि उसको इज्जत दी जाए, अगर वो खड़ी है तो मर्द उठे और उसको जगह दे। राइट। इसी तरह से आदमी की इक्विटी है। अगर हम उस आदमी की इक्विटी को ले लेंगे और उसकी जो, आप सोचे ना, हम उसको जब बराबर कहने की कोशिश करते हैं, हम आदमी की बहुत सारी चीजों को अंडरमाइन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं हटो पीछे, नहीं हम्म जरूरत है। अल्लाह ने बनाया है उसको, ये हम्म अल्लाह ने उसको प्रोवाइडर बनाया है, प्रोवाइडर बनाए उसको। राइट। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो रहा है कि क्योंकि अब हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी और हमारा ऐसा हो गया है कि अब प्रोवाइडर एक नहीं दो होने चाहिए, दो चलेंगे तो घर चलेगा। उससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर रिलेशनशिप के अंदर चीजें बहुत मर्ज हो गई हैं और अनक्लियर हो गई। राइट। और अब इसमें क्या हो रहा है, इस सिचुएशन से मैं कहती हूँ इस चीज से औरतों ने अपने ऊपर खुद ही ये डाल लिया है अपने ऊपर कि काम करना है, काम करना है, काम करना है। अब वो काम करने जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको घर आके भी उतना ही काम करना है जितना वो बगैर काम किए कर रही थी घर के अंदर। डबल प्रेशर में, या डबल प्रेशर में। दिस इज द प्लेस वेयर नाउ मेन नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ शी इज, क्योंकि देखें इस्लाम के हिसाब से भी प्रोवाइड करना मर्द की जिम्मेदारी है, रहेगा। ये उसी की जिम्मे, ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ही नीड्स टू गो आउट, अर्न और प्रोवाइड एंड टेक द थिंग्स एंड प्रोवाइड फॉर द फैमिली। मेक श्योर कि उसकी फैमिली खा रही है, उसकी फैमिली के सर पे छत है, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, सेफ फील करती है। विद आदमी एजुकेशन। की जॉब है, हाँ ये आदमी की जॉब है। हाँ, विद करंट एजुकेशन भी करता रहे। एक लाइफ स्टाइल, अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चे मेन प्रायोरिटी में हैं, तो हमारे खर्चे कैसे होने चाहिए, मैं कहती हूँ इसको भी अपना मौजू बनाएं। मौजू बनाए, बैठे मिल के बैठे दोनों। ये रिलेशनशिप का एक अंदाज है कि आप मियां बिल्कुल बीवी। देख रहे हैं कि एक साथ कितने साल रहना है। मैं वो कहती हूँ कि उसके साथ वैसे ही रवैया रखो जितना साल उसके साथ रहना है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप देखें ना, इससे फिर अब क्या होगा, जब मैं कमिंग बैक टू माय पॉइंट, कि आप दोनों बैठेंगे, रियलाइज करेंगे कि यार इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। अब हम बैठते हैं, हाउ कैन वी शेयर ईच अदर्स बर्डन। इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करती हूँ विच इज अबाउट द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। अब व्हाट इज थॉट ऑफ इज के मैस्कुलिन एनर्जी तो सिर्फ आदमी में होती है और फेमिनिन एनर्जी सिर्फ औरत में होती है। आदमी के अंदर फेमिनिन एनर्जी आ गई तो वो कुछ और बन जाएगा, औरत के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी आ गई तो वो कुछ और बन जाएगा। हाउ एवर दैट इज इनकरेक्ट। हम दोनों के अंदर, मर्द और औरत दोनों के अंदर अल्लाह ने मैस्कुलिन और फेमिनिन डाल के भेजा है। हमें ये अंडरस्टैंड करना, इट रिलेशनशिप इज अ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन और डांस ऑफ द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, वेयर इफ वन इज इन फेमिनिन यू गो इन। आप पोलैरिटी क्रिएट करेंगे ना, पोलैरिटी अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अगर बीवी भी एक मैस्कुलिन एनर्जी में है, क्योंकि बाय प्रोविजन, बाय प्रोवाइडिंग, बाय गोइंग आउट एंड वर्किंग फॉर herself, वो मैस्कुलिन में जाके काम करती है। घर से बाहर जब निकलती है, जब फेस करती है दुनिया को, लड़ती है और अपने आप को वापस लेके आती है, वो मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रही होती है। तो अगर मैस्कुलिन एनर्जी और आदमी भी मैस्कुलिन एनर्जी में, आप मैस्कुलिन और मैस्कुलिन क्लैश करेंगे, लड़ाई हो, अट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्या करने की जरूरत है, अब एक जगह पे फेमिनिन एनर्जी क्रिएट करनी है। फेमिनिन एनर्जी कौन सी होती है? फेमिनिन एनर्जी फ्लो करती है, नर्चर करती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, सब्र करती है, प्यार वाली होती है एनर्जी। अब लोग कहते हैं जी आदमियों में तो फेमिनिन एनर्जी नहीं होती। नहीं,
आप देखें हमारे रसूल, हमारे सारे प्रॉफिट्स वगैरह, जब उन्होंने जंग पे जाना है तो तब वो मैस्कुलिन एनर्जी में आएंगे। राइट। जब उन्होंने किसी से बात करनी है, किसी को समझाना है, वरना दुनिया में किसी के साथ है, वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, वो एम्पैथेटिक होते हैं, वो रहमत आलमीन कहा गया है उनको। ये जो रहमत है ना, ये फेमिनिन एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी, ग्रोइंग एनर्जी, फ्लोइंग एनर्जी, एम्पैथी की एनर्जी। हम दोनों को ये देखना है कि अब जिस सिचुएशन में भी हैं, वी नीड टू बैलेंस आवर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। होता क्या है, मैस्कुलिन अपने ऊपर और मैस्कुलिनिटी डालता है, दैट टर्न्स इनटू टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। फेमिनिन जब फेमिनिन एनर्जी की तरफ जाती है, और हम उसको कहते हैं कि मैं कहती हूँ फेमिनिन एनर्जी और टॉक्सिक फेमिनिटी की तरफ चली जाती है। फर्क क्या है दोनों में? टॉक्सिक जो मैस्कुलिनिटी है वो अब वो बात करेगी वो वाली, हाँ तो सारी औरतें छोटी कम और हम ज्यादा, आई कम फर्स्ट, यू सर्व मी, मेरा हक ये। औरत जब टॉक्सिक फेमिनिटी की तरफ जाती है तो वो और ज्यादा क्लोज होती है, क्लिंगी हो जाती है, और ज्यादा वो कि मुझसे तो कुछ भी नहीं होता ना, यू नो, रोएगी धोएगी, हेल्पलेस होपलेस होके बैठी रहेगी, कोई मेरी मदद करने आएगा तो मैं मुझे रेस्क्यू करेगा। वो जो क्लासिक मूवीज के अंदर डैमजिल इन डिस्ट्रेस दिखाते हैं ना, वो औरत वो उसको हर वक्त अपने ऊपर तारी रखती है। Yes. वो खुद कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ करने की कोशिश नहीं करती। दिस इज टॉक्सिक फेमिनिटी। हाँ, दोनों तरफ बहुत एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है। हम दोनों को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अगर हम ये देखें कि इस वक्त बीवी मैस्कुलिन एनर्जी में आई हुई है, आप फेमिनिन हो जाए, बैठे स्टैंड करें। अब मैं ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन से ट्रेट्स हैं जिसमें औरत की मैस्कुलिन एनर्जी ऊपर आती है। राइट। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 रीजंस हैं। अगर औरत इज फीलिंग अनसेफ around that man, anyway, if a woman is feeling unsafe, if she is feeling unheard and unseen, तो औरत ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन एनर्जी में आएगी, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, सेफ्टी प्रोवाइडर्स, यू नो, सर्वाइव करना है, प्रोटेक्ट करना है, आई नीड वांट, चीजें जाके लेनी है। तो तब औरत मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाएगी। अगर आप अपनी बीवी को या अपने पार्टनर को, इवन बच्चों में इधर आसपास, इफ यू मेक श्योर दैट योर वाइफ always always feels that she is safe around you, that she is seen, that she is heard, वो जो बोलती है मैटर करता है, वो आप उसे इग्नोर नहीं करते, चलती फिरती जाती है, आप उसको कमेंट करते हो, आप बोलते हो, आप उसको इंक्लूड करते हो चीजों में। वो सीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसकी जाहिरी उसके ऊपर कर दिया। सीन का मतलब है कि वो उस घर में रहती है, एक पार्ट है, हर चीज का आपके लिए पार्ट है, आप उसको हर चीज में इंक्लूडेड रखते हो, आप उससे पूछते हो, आप उससे एडवाइस लेते हो, आप उससे जाके मशवरा लेते हो, आप उसको इंपॉर्टेंस देते हो। सो इफ अ वुमन इज फीलिंग, ये 3 चीजें अगर उसको नहीं होंगी, उसका मैस्कुलिन जागेगा। ऑन द अदर हैंड, आदमी का कौन सा टॉक्सिक मैस्कुलिन जागेगा, आदमी में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? इफ आदमी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड अ लॉट, हर वक्त उसको ही बोलती तुम मुझे ये नहीं देते, मेरे साथ ऐसे नहीं हो, मेरी तो किस्मत खराब हो गई, मेरे तो इतने रिश्ते आते थे, तुम्हें मैंने चूज कर लिया, अब तुम ये नहीं करते, तुम बदल गए हो, तुम पहले ये करते थे, कोई काम ढंग से नहीं करते, मुझे तुमने खुश नहीं, मुझे मेरे खर्चा सही नहीं दिया, देखो मैंने कपड़े कौन से पहने, मुझे गुजारा करना पड़ता है। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। अगर दूसरा, अगर आदमी को आप बहुत ज्यादा कोच कर रहे हैं, कोचिंग आप बता रहे हैं इस तरह कर लिया करो ना। अगर टू द पॉइंट आई हैव सीन वुमेन व्हिच आर टेलिंग मेन कि तुमसे अगर ये जॉब सही नहीं होती, कोई और जॉब देख लो ना, अपनी जॉब ठीक करोगे तो ठीक हो, सुबह उठ के सही टाइम पे जाओगे तो बिजनेस चलेगा ना, ऐसे कैसे चलना है? कोई काम ठीक कर लिया, अगर तुमने बच्चे को ऐसे क्यों किया, तुमने बच्चे को ऐसे क्यों देखा, तुमने उसको ऐसे क्यों डायपर बदलाया, तुमने ऐसे क्यों उसको उछाला क्यों, उसको सुला क्यों दिया, इफ यू कोचिंग टू मच। तीसरा, अगर क्लोज्ड ऑफ हो गए आप, हमारी औरतों, हम क्या करते हैं, हम साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा करते। अगर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, तब भी आदमी की मैस्कुलिनिटी वो वाली आएगी जिससे लड़ाई होगी, फिर वो खड़ा होके फिर अगेन वो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्गर उसके अंदर आएगा। तो मेक श्योर दैट बिटवीन द टू यू गाइज आर, यू नो, वी आर अवेयर कि कहीं ये चीजें तो नहीं हो रही हैं, और अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप पोलैरिटी बढ़ाएं। जैसे ही वो उसमें गया, आप फेमिनिन साइड पे आ जाए, अपना फेमिनिन लेके आए, बैठे अंडरस्टैंड करें क्या हुआ,
अगर औरत उसमें गई हुई है, आप उसको फौरन सेफ फील कराएं, आप पूछें क्या हुआ, ओके हाउ कैन आई हेल्प, व्हाट इज रॉन्ग, आई एम हियर टू हेल्प, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प, टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट विल चेंज, दैट विल मेक यू फील सेफ, टेल मी ऑल द वेज दैट यू वांट टू बी हर्ड, आई विल डू दैट। और हम साइलेंट ट्रीटमेंट बंद करना शुरू करें, हम स्टोन वॉलिंग बंद करें, राइट। ये चीजें खत्म होंगी इस तरह से करके। तो यानी दिस दिस इज व्हाट माय कोई आपका नया वर्कशॉप आ रहा है जिसमें आप कोच करती हो, या कोई ऐसी चीज है जिसमें मेरी जो ऑडियंस है अगर आपसे कनेक्ट होना चाहे? यार कनेक्शन के लिए मेरे फेसबुक पेजेस हैं, तो कि अगर डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो मुनीजा अली के नाम से ही है, मुनीजा अली ऑफिशियल, उस पे चले जाएं। अदरवाइज यस, सून आई एम अनाउंसिंग अ मास्टर क्लास ऑन रिलेशनशिप्स। Awesome. ठीक है, तो वो मास्टर क्लास चलेगी, और उस मास्टर क्लास में फिर हम बहुत सारी, तो हमने बहुत थोड़े से अभी टॉपिक्स टच किए हैं, उसमें हम डिटेल में पूरे हर टॉपिक को टच करके एंड विल डिस्कस एंड गिव देम सॉल्यूशंस आल्सो, कि करना क्या होता है, व्हाट इज रॉन्ग एंड हाउ टू गो अबाउट इट। राइट। आप मुझसे भी वो पम्फलेट्स अपने शेयर कीजिएगा, एंड मैं अपने ही पेज पे उसे चलाऊंगी, एंड लेट्स सी हाउ मच कैन गेट दिस अवेयरनेस, क्योंकि जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप हम सर्वाइवल में नहीं डाल सकते। देखिए, ये मैं कहती हूँ, हाँ, जिंदगी में हमारा जो टाइम चेंज हुआ है ना, उस टाइम के चेंज होने के बाद सबसे ज्यादा चीज जो इफेक्ट हुई है ना, वही रिलेशनशिप है। क्योंकि इस जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, उसके बाद इस रिलेशनशिप बेचारे के ऊपर इतना लोड आ गया है कि हम एक ही इंसान से, इसी रिलेशनशिप से, हमें लवर भी चाहिए, हमें एडवाइजर भी चाहिए, हमें फ्रेंड भी चाहिए, हमें कोई वो चाहिए जो हमें प्यार भी करे, कोई वो चाहिए जो हमें पैसे प्रोवाइडर भी चाहिए, हमें हर चीज एक ही बंदे से चाहिए। और साइकोलॉजिकली वो बेचारा अपसेट हो चुका है। पॉसिबल नहीं है। जहां पहले वो सारी नीड्स कहीं और जाके पूरी करके आता था घर में, अब हमें सब कुछ एक इंसान से चाहिए, क्योंकि डायनामिक्स ऐसे बन गए। तो इतना लोड है इस रिलेशनशिप बेचारे के ऊपर कि वो क्रैक ही करेगा ना, वो ब्रेक ही करेगा, वो बर्स्ट ही होगा। बर्स्ट होगा ना, क्योंकि हमने ये लोड ऑफ करना है। हमें अपने एवेन्यूज खुद बनाने हैं, और एक दूसरे के अंदर ये स्पेस लेके आनी है कि अगर मुझे फ्रेंड्स की जरूरत है, मुझे इसी के अंदर से फ्रेंड नहीं निकालना। अपनी जिंदगी में अपने फ्रेंड्स बनाऊं, उसके साथ टाइम गुजारूं, दोनों पार्ट्स खुश हों कि हाँ, इन दोनों को, अब मुझे भी जरूरत है फ्रेंड्स के साथ जाने की, इसको भी जरूरत है फ्रेंड्स के साथ, अपना फ्रेंड वाली नीड पूरी करके आओ। इसी तरह अगर मुझे नर्चरिंग की और उसकी जरूरत है, तो मेरी बीवी को मैं अपनी माँ नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी माँ के पास जाके उसकी गोद में सर रख के अपना वो वाला नीड पूरी करूंगा। यस। और इसी तरह बीवी भी, कि मैं फिर अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट करके उनसे वो वाली नीड पूरी करूंगी। मैं अपने शौहर को अपना माँ बाप नहीं बनाऊंगी कि मुझे ये भी इसी से चाहिए, यही मुझे संभाले। So things like that, we need to unpack the relationship, get a little bit load out of it so that it can thrive and you both can enjoy this thing together. Yes. इस जो पैकअप जो लाइफ है, इसमें जरूरी है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और फिर देखें कि कहाँ पे वो गाइडेंस है, एंड कीप मूविंग विद रिलेशनशिप को हम माफ नहीं कर सकते। हम रिलेशनशिप का हमें जवाब भी देना है, अभी भी और बाद में भी। बिल्कुल। It always very great to see you, Maniza Ali, and it would be pleasure कि आज हमने इतनी प्रोडक्टिव बातें की, हमने बहुत कुछ सीखा आज के पॉडकास्ट में। Do you want to say something to finish? Any closing sentence? Yeah, I would just say कि अपनी जिंदगी के अंदर एक तो ये कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप को थर्ड एंटिटी की तरह देखें और उसके ऊपर एफर्ट डालें। उसको अगर वो वीक है तो उसको नर्चर करें, पानी दें, पौधे की तरह, एक बच्चे की तरह उसको खाना दें, सेफ्टी दें, उसका ख्याल रखें, उसमें प्यार डालें, उसके अंदर अपने से बाहर निकल के उसको ताकतवर करें। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट you two, it's about the kids as well, it's about the environment that you're creating. It's about what you are, what you're getting, what you're receiving, and what you're giving out into the world as well. तो इस चीज को, इसमें this is your quality of life is the quality of your relationships. Right. अगर ये ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। इसकी एक माइंड ब्लोइंग बात ये जो अक्सर लोग नहीं जानते, वर्क प्लेस में व्हेन आई एम कोचिंग पीपल एट वर्क प्लेस जिनको प्रॉब्लम हो रही है, आई ऑलवेज आस्क देम हाउ आर थिंग्स एट होम। बिकॉज ऑटोमेटिकली अननोइंगली भी आप जितना भी कहें नहीं आई कीप देम सेपरेट, नहीं, आप वही पैटर्न लेके अपने वर्क प्लेस में
लेके जाते हैं और आप फॉलो करते हैं. Because how you see authority as, how you see your colleagues as, how you see what kind of a relationship you have with your, some people who are, जैसे आपके हमारे केस में बच्चों के साथ क्या होगा, और वर्क प्लेस में आपसे नीचे लोग हैं उनके साथ कैसा बनेगा. हम ये अनकॉन्शियसली करेंगे. आपने अपने अब्बा को या अम्मा को अगर अथॉरिटेटिव फिगर में देखा था, तो आप अपने बॉस को उसी तरह देख रहे होंगे. राइट. और आप कोई चीजें कर रहे होंगे. आपको अगर बचपन में पढ़ाई और काम के साथ आपने जो रिलेशनशिप बनाया था, आप अनकॉन्शियसली वो वहां लेके जा रहे हो. और आप वो सिचुएशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए वहां पे. व्हाट नीड्स टू बी चेंज. सो work on your relationship, make it as the top most priority of your life, because it's not just one life that is being affected, it is multiple lives that is being affected. True. We need to be aware of that. It is a constant action. It Right. just happens. It's not happily ever after just like that. It's not a magic wand, it's not a magic spell. Right. It's not something that it will stay with you. It fades, it goes away. It needs constant effort, constant action. True. It's not something you find, it's something that you build. You build. And build needs some effort, some process. Right. Absolutely, absolutely. Right. Thank you so much, Maniza Ali. It's awesome. And we're going to see you once again, inshallah, in future. बिल्कुल बिल्कुल. It's absolutely wonderful to be here. बहुत मजा है. मुझे बिल्कुल नहीं पता चला टाइम का गया. Time का मुझे भी नहीं पता. I was out from time and space too. बिल्कुल. Thank you. Thank you and wish you all a very good luck. If for anything I'm here. Yes. Or inshallah we'll connect again and we'll do what we are have started, or all the very best for you as well. Thank you and good luck for you too. Thank you so very much. you. See you guys again.